नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के खंड ब में इकाई फर्स्ट का अध्याय फर्स्ट भारत के संविधान की विशेषताएं चैप्टर सेकंड पढ़ाने जा रहा हूं। इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनना और अपने व्यवहार में ढालने का पूरा प्रयास करना। आज का चैप्टर है जिसमें भारतीय संविधान की 11वीं विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। तो विलक्षण दस्तावेज के बारे में आप सभी जानेंगे। भारतीय जो संविधान है एक विलक्षण दस्तावेज है, यानी कि संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदृष्टि का प्रमाण है कि उन्होंने संविधान में जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया है। इसलिए जो हमारा संविधान है वो एक तरह से विलक्षण दस्तावेज कहलाता है। यानी हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है क्योंकि ये जनताओं की इच्छा के अनुरूप बना हुआ है और जिसमें जो संविधान निर्माता है उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि देखने को मिलती है। तो भारतीय संविधान की हम 12वीं विशेषता है उसके बारे में जानेंगे, जो एकात्मक व संघात्मक तत्वों का अद्भुत संयोग। ये भारतीय संविधान की 12वीं विशेषता है। इसमें भारत एक संघात्मक राज्य है और संविधान में संघ शब्द के स्थान पर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे भारत एक संघात्मक राज्य होने के नाते यहाँ अति महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया गया है। अति महत्वपूर्ण विषयों में संघ सूची में विशेष रूप से संघात्मक राज्य को स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची में केंद्र के निर्णय को प्रमुखता और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में और आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, एकहरी नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं और संसद को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार एक जम्मू कश्मीर को छोड़ करके राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता और केंद्र को मजबूती प्रदान करती है। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकता, केवल एक ही संविधान केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है। अब बात है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ। तो बात अपन करते हैं संघ सूची के 97 विषय है जो अति महत्वपूर्ण विषय है और राज्य सूची में 66 विषय है जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है। 97 विषय जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और जो समवर्ती सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का हस्तक्षेप होता है लेकिन प्रमुखता वो केंद्र की रहती है। जब भी कोई विवाद की स्थिति होती है तब अंतिम निर्णय केंद्र का माना जाता है। अब है अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के अधीन का एक विषय है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 13वीं विशेषता है जो स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका की हम बात करते हैं। जो 13वीं विशेषता है प्रजातंत्र की रक्षा, जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान में ऐसे कई संवैधानिक व्यवस्थाएं की गई है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उन्हें संसद के महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है और कार्यपालिका के आदेश तथा व्यवस्थापिका के कानून यदि संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका को न्यायिक
उन्हें अवैध घोषित करने का अधिकार भी है और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के अंतर्गत पुनरावलोकन द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार प्रथा जैसे लेखों को जारी किया जा सकता है। न्यायिक स्वतंत्रता के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये सभी व्यवस्थाएं की गई है। अब बात आती है इस स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो भारत की जो न्यायपालिका जो भारतीय संविधान में बनी है, तो वो स्वतंत्र है और वो प्रजा की रक्षा और जनता के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से कई संवैधानिक व्यवस्थाएं उसमें की हुई है। तो इसमें एक शब्द आया है अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप समझ लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी आदेश ही बंदी प्रत्यक्षीकरण है। आप ध्यान से सुन लें दोबारा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने संबंधी आदेश बंदी प्रत्यक्षीकरण है। एक और शब्द आया था अभी जो अधिकार प्रथा। तो न्यायालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को कार्य करने से रोकने का आदेश जो ऐसे पद पर नियुक्त हो गया हो जिस पर उसका कानूनी हक न हो, ये होता है अधिकार प्रथा। अब बात करते हैं 14वीं विशेषता जो कठोरता और लचीलेपन। तो कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण क्या है, इसको हम समझते हैं। भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है। किसी भी देश की परिस्थितियों में बदलाव के साथ संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है। संवैधानिक संशोधन के लिए भारतीय संविधान में संशोधन विधि अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान में संशोधन व्यवस्था कुछ भागों के संबंध में कठोर है तो कुछ भागों में लचीली है। अब कठोर का मतलब तो यह हुआ कि किसी भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो वो आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकेगा। और लचीलापन यह है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है तो उस समय किया जा सकता है। तो संविधान में कठोरता का समावेश है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है, और लचीलेपन का जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी थे वो बड़े सचेत थे और समय और परिस्थिति अनुसार बदलाव की भी आवश्यकता थी, इसलिए लचीलेपन को भी इसमें शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां मानी गई है। संविधान के कुछ भागों में संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जाता है, जैसे कि राज्यों का पुनर्गठन हो, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना हो या उसकी समाप्ति की हो जरूरत हो, केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाना हो, संसद सदस्यों के वेतन हो। दूसरा तरीका और है इसमें कि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। और तीसरा और एक विधि है जिसमें कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों के पूर्ण बहुमत उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का समर्थन आवश्यक है। यानी कि इस कठोरता और लचीलेपन के मिश्रण के अंदर जो संविधान में संशोधन की जो 3 विधियां बताई गई है, और विधि अनुच्छेद 368 में है संविधान में संशोधन की। अब हम बात करते हैं 15वीं विशेषता की बात करते हैं। तो उससे पहले आप जान लेते हैं कि कठोर संविधान होता क्या है। ऐसा संविधान जिसमें अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति कठोर रवैया अपनाया जाए, यानी कि जिस संविधान का संशोधन करना बहुत जटिल होता है, ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है।
फिर बात है लचीले की। तो लचीला संविधान क्या है? तो ऐसा संविधान जिसके परिवर्तन में खुली दृष्टि हो, अर्थात ऐसा संविधान जिसमें एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सके। अब 15वें संविधान की विशेषता है न्यायिक पुनरावलोकन व संसदीय संप्रभुता का समन्वय। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत व संसदीय संप्रभुता के मध्य मार्ग को अपनाया गया है। हमारे संविधान में संसद को सर्वोच्च बनाया गया है, साथ ही उसको नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्रदान किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कार्यपालिका के उन आदेशों तथा संसद द्वारा निर्मित विधि को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान की भावना के अनुरूप हो। इसमें एक शब्द आया है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करने संबंधी जो शक्ति है वो न्यायिक पुनरावलोकन है। संविधान की 16वीं विशेषता है विश्व शांति का समर्थन। भारतीय संविधान में वसुधैव कुटुंबकम को अपनाया गया है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान में विश्व शांति का समर्थन किया है। केवल भारत अपने लिए नहीं जीता है, पूरे विश्व के लिए जीता है और पूरे विश्व की शांति चाहता है। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 51 के अनुसार, जो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए हुए है, इसके अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण तथा सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करे। भारत न तो किसी देश की सीमा व आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहता है और न ही अपने देश में किसी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करता है। भारत सरकार ने इसी भावना के अनुरूप पंचशील एवं गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। अब हम ये समझते हैं कि पंचशील क्या है और गुट निरपेक्षता क्या है। पंचशील यह बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित 5 व्रतों का एक परिभाषित शब्द है, यानी कि नियम है। इसका आशय आचरण के जो 5 सिद्धांत है। फिर एक शब्द आया है गुट निरपेक्षता। इसका आशय यह होता है कि सैन्य गुटों से पृथक रहना, यानी कि सैन्य दृष्टि से किसी भी देश का खुल करके समर्थन नहीं करना। अब है 17वीं विशेषता आपातकालीन उपबंध। संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में और अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में तथा अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है और आपातकाल के समय सारी शक्तियाँ है वो राष्ट्रपति के अधीन संचालित होती है। अब 18वीं विशेषता है एकल नागरिकता। एकल कह दो या एकहरी कह दो। भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है और सामान्यतः संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, प्रथम संघ की नागरिकता और दूसरी राज्य की। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक हो सकती है, इसलिए वो पहले से ही सचेत थे और संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान में संघ राज्य की स्थापना करते हुए
एकल नागरिकता के आदर्श को अपनाया गया है। फिर 19वीं आती है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान के माध्यम से कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श निश्चित किया गया है। इस हेतु केंद्र व राज्य सरकारें नागरिकों को पौष्टिक भोजन, आवास, वस्त्र, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाए और नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए। जहां तक संभव हो तो आर्थिक समानता की भी स्थापना की जाए, यानी कि इनका मूल उद्देश्य यही होता है कि देश में रहने वाले नागरिकों का कल्याण कैसे हो। और अंतिम विशेषता है जो है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और इसके अतिरिक्त संविधान अनुसूचित जातियों और जनजाति क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, संसद, विधानसभाओं और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 1960 तक के लिए की गई थी, यानी 25 जनवरी 1960 तक के लिए, किंतु संविधान में संशोधन करके इसकी समय सीमा को बढ़ाया जाता रहा है और अब 95वें संवैधानिक संशोधन 2010 के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को 25 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की सेवाओं में सितंबर 1993 से 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। धन्यवाद।